Hello everyone. Today I will discuss RBI qualitative measure. I am going to discuss it in detail, so the video may be a little bit lengthy. I hope you all will support to me. So now here we go. Important tools of RBI for controlling credit. RBI के कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कैसे करके उस पर नियंत्रण रखेगा वो। तो इसके दो मेज़रमेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव मेज़र, दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेज़र। अगर हम सबसे पहले आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सिर्फ आज हम क्वांटिटेटिव मेज़र पढ़ेंगे। ये अपने आप में ही लेंथी लेक्चर है थोड़ा। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेज़र की अगर बात करें, so those instruments which control credit for each section of the society are known as to be quantitative credit control instrument. Some of its important instrument are, सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेज़र। आपकी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल होते हैं, हाई रिच पीपल, मिडिल पीपल एंड लोअर पीपल। इन तीनों पे अलग अलग गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है, सब्सिडी देती है। तो इसी सब कुछ के थ्रू तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा जा रहा है तो आरबीआई से वो कनेक्ट है। तो कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जो आपका मनी को कंट्रोल करने के मेजरमेंट्स हैं वो सब आरबीआई करता है। तो आरबीआई को ये ध्यान देना पड़ता है न ज़्यादा उधार हो मार्केट में, ज़्यादा उधारी से सर्कुलेट मनी फ्लो हो मार्केट में, और ना कम उधार हो मार्केट में कि लोग डिमांड ही ना कर पाएँ। तो दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ता है आरबीआई को। तो आरबीआई अब क्या क्या स्टेप्स उठाएगी, ये सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक, तो सबसे पहले हम बैंक रेट की बात करते हैं। अ बैंक रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच अ सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू डोमेस्टिक बैंक्स, often in the form of very short loans. Managing the bank rate is a method by which central bank affect economic activity. देखो क्या होता है, हम बैंक रेट को ही एक डिस्काउंट रेट के नाम से जानते हैं। कैसे? जो आपका बैंक होता है वो क्या करता है कि सपोज़ दैट बैंक को अभी पैसों की ज़रूरत है, तो वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए तुरंत किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। उसके पास अपना कोई सिक्योर्ड जैसे बॉन्ड्स हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, उसका कुछ टाइम पीरियड है 3 मंथ का। अब उस 3 मंथ के टाइम पीरियड आते आते बैंक को अभी पैसा चाहिए, उसके पास है नहीं, तो क्या करेगा? वो तुरंत जाएगा आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास और उसको कहेगा मेरा ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप रख लो, जब इसका टाइम पीरियड आएगा, मैच्योरिटी टाइम पीरियड, तो उस टाइम पे आप इसको कैश में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन अभी मुझे पैसा दे दो। तो ये होता है आपका शॉर्ट टर्म लोन। और आरबीआई उसको डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट पे थोड़ा सा वो कहता है, अगर सपोज दैट मान लो कि बैंक का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है बैंक के पास, मान लो उसकी कॉस्ट है 50 लाख, ठीक, या 10 लाख ही मान लो, 10 लाख है, तो आरबीआई कहेगा बैंक को देखो 10 लाख इसकी कॉस्ट है, मैं आपको इतना दूंगा नहीं, अभी आप एक काम करो 8 लाख पकड़ लो। तो बैंक इसमें रेडी हो जाएगा क्योंकि उसे शॉर्ट टर्म लोन उसी टाइम पे पैसा मिल रहा है उसका, जबकि उसका मैच्योर टाइम पीरियड 3 महीने बाद है। तो बैंक एग्री कर लेगा। जब बैंक ने एग्री कर लिया तो यहाँ किसका फ़ायदा हो गया? सेंट्रल बैंक का भी फ़ायदा हो गया। तो इसीलिए हम डिस्काउंट रेट से भी इसके ना जानते हैं और यही हमारा बैंक रेट होता है। ठीक है, अब इसमें आगे थोड़ा पढ़ते हैं। लोअर बैंक रेट इज़ अ मैथड बाय विच सेंट्रल बैंक एक्सपेंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पे कम जो आपका रेट क्या लो, ये कम उससे जो पैसा ले लेगा बैंक से। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 10 लाख पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज था उसके बदले उसको सिर्फ 8 लाख मिले, तो यहाँ पे बैंक उसे 9.5 लाख तक दे देगा।
ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आया। जैसे मैंने कहा बैंक क्रेडिट एक्सपेंड करना चाहता है, आपके आरबीआई को लगता है कि बैंक के पास पैसा नहीं है, तो क्रेडिट एक्सपेंड करने के लिए जो बैंक रेट है उसको लो कर देगा, उसी को हम चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर बैंक आरबीआई को लगता है कि बैंक के पास बहुत पैसा है तो वो उसको 10 लाख के बदले 7 लाख ही देगा, तो इसी को हम बोलते हैं आपकी डियर मनी पॉलिसी। तो बैंक ऐसी पॉलिसी अपनाता रहता है ताकि वो मार्केट पे जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन है उनको कंट्रोल कर सके, और इसी को हम क्रेडिट कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं कि क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आरबीआई उसमें क्या अपना स्टेप प्ले करता है या रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं रेपो रेट की तरफ। पहले इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है इट इज़ आरबीआईज़ की पॉलिसी रेट फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखो, सबसे पहले लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, विच कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो यही आरबीआई का सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पॉलिसी है। ठीक है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कौन सा, रेपो रेट। फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बैंक हैव टू गिव सम कोलेटरल सिक्योरिटी टू आरबीआई. There is an sale purchase agreement between RBI and bank. In such agreement, bank promises to RBI that it will repurchase its collateral security from RBI. So repo rate is also known as repurchase rate. समझो अब इसे। देखो क्या होता है, कभी बैंक के पास इनफ पैसा नहीं होता अपने कस्टमर्स को लोन लैंड करने के लिए, तो उस टाइम पे वो शॉर्ट टर्म लोन लेगा किससे, आरबीआई से। तो वो जो शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है आरबीआई से, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। लेकिन अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके बदले बैंक को आरबीआई के पास अपनी कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करनी होती है, डिपॉजिट करनी होती है। और उस डिपॉजिट करने पे भी आरबीआई प्रॉमिस, जो आपका कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से प्रॉमिस करेगा कि मैं विद इन द शॉर्ट टर्म जो उसने टाइम पीरियड मांगा है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो वापस अपनी जो सिक्योरिटी है उसे रिपर्चेज़ कर लेगा। इसीलिए इसे किस नाम को से भी जानते हैं, रिपर्चेज रेट से। ठीक है, अब पहले वैसे ये एक दिन का होता था जो रेपो रेट था, इसको शॉर्ट टर्म इसलिए बोला कि 1 डे का होता था। लेकिन अक्टूबर 2013 से क्या हुआ, ये टर्म रेपो थोड़ा चेंज हुआ, इसमें थोड़ा और टेन्योर्स आए, इसमें 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन का टाइम पीरियड भी आया। ठीक है, कि इतने टाइम पीरियड तक आप उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी को रिपर्चेज कर सकते हो और बैंक का पैसा वापस कर सकते हो, आरबीआई का पैसा वापस कर सकते हो। अभी ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, 22 मई 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका रेपो रेट है वो 4% चल रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको साथ ही साथ ये भी समझा दूँ, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आया है, हर चीज़ महंगाई आई है मीन्स मार्केट में, उस टाइम पे आरबीआई रेपो रेट के रेट परसेंट बढ़ा देगा। ऐसा क्यों होता है, देखो, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आया है इसका मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है डिमांड करने के लिए। अब जब लोगों के पास बहुत पैसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोगों के पास तो अपना पैसा होगा, कुछ लोग बैंक से लोन ले रहे होंगे। अब बैंक से वो लोन ले रहे होंगे तो बैंक भी तो लोन उनको सस्ते रेट पे दे रहा होगा, तभी तो इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं लोन लेने के लिए। तो अब बैंक से लोन कैसे करके कम करवाना है, तो आरबीआई, बैंक भी तो आरबीआई से लोन ले रहा होगा कि कहीं ना कहीं से मुझे फ़ायदा हो। तो अब आरबीआई क्या करेगा, जो आपके रेपो रेट है, जो आपका आरबीआई बैंक को उधार दे रहा है, उसे बोलते हैं रेपो रेट। अब उस रेपो रेट को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो बैंक होगा वो आरबीआई से कम पैसा मांगेगा, उधार नहीं लेगा। जो उसके पास अपने पास टोटल डिपॉजिट होगा वहीं से लैंड करेगा। तो उसे रिक्वायरमेंट अगर होगी तभी जाके वो आरबीआई के पास जाएगा लोन लेने के लिए। अब जब उसके पास कम पैसा होगा तो वो भी फिर कम लोन देगा कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को। इससे क्या होगा, मार्केट में जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है, महंगाई जो आई हुई है, कंट्रोल हो जाएगी। और सेम सिचुएशन डिफ्लेशन की होती है, जब मार्केट में कम पैसा होता है तो उस टाइम पे, जैसे अभी ये प्रॉब्लम आई हुई है, अभी क्या था आपका रेपो रेट 4.40% था। ठीक,
लेकिन जब आपको पता है कि अभी इंडिया में तो पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा है, इसके चलते इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है। तो अब इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अभी आप लोगों ने सुना होगा बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ आपके लोन्स वगैरह के बारे में बात की कि हम एमएसएमई को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये जो फैसिलिटी आई हुई हैं, अभी रेपो रेट को भी 4% मतलब 0.40% इसको कम कर दिया गया है, वो 4% पे आ चुका है, ठीक है, आपका रेपो रेट। अब 4% के रेट पे जो आपका ये आरबीआई है, ये अब लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक को, ताकि बैंक अपने फर्दर कस्टमर्स को सस्ते रेट पे लोन दे सके और कहीं ना कहीं से वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकें और मार्केट में जो कंडीशन आई है डिफ्लेशन की वो करेक्ट हो सके। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। देखो, इसको मैं डायरेक्टली आपको समझा लेती हूँ, बाकी आप देख लेना इसको क्या लिखा हुआ है। तो देखो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कभी कभी आरबीआई भी आपके कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है। ऐसी सिचुएशन क्या आनी चाहिए? नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं आती। पर जब आरबीआई को लगता है कि बैंक एक्सेस फ्लो में अपने कस्टमर्स को पैसा दे रहा है, तो उस सिचुएशन से को रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है, बैंकों से पैसा मांगना शुरू कर देता है कि मुझे दे दो पैसा, और बैंकों को देना पड़ता है, ठीक है। तो इससे जो मार्केट की कंडीशन को प्रॉब्लम हो रही है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की, वो करेक्ट हो जाएगी। अभी एट प्रेजेंट जो रेपो रेट चल रहा है वो 3.35% चल रहा है, ठीक है। आगे इसको भी आप रिपर्चेज़ के नाम से जानते होंगे, रिपर्चेज़ आप रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही है यहाँ पे, लेकिन आरबीआई प्रॉमिस करेगा बैंक से कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी कोलेटरल सिक्योरिटी विद इन द शॉर्ट टाइम पीरियड वापस ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका जो टाइम रेपो है टाइम टेन्योर है वो 7 डेज़ का है कि आरबीआई विद इन द 7 डेज़, पहले तो 1 डे, नहीं तो फिर 7 डेज़ के अंदर अंदर अपना जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो वापस लेगा और बैंक का पैसा वापस करेगा, ठीक है। अब हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें एल आर आर की फुल फॉर्म होती है लीगल रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो रेफर्स टू द मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट विच द बैंक्स आर मैंडेट टू कीप एज कैश देमसेल्व्स। इट इज़ फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। इट हैज़ 2 कंपोनेंट। देखो, इसमें क्या होता है, दो आपके इम्पॉर्टेंट डिपॉजिट्स होते हैं जो फ्रैक्शन में आपका आरबीआई डिसाइड करता है बैंक के लिए, और आपको बैंक जो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं इन्हें किसी भी एनी नो हाउ अब जो ये डिपॉजिट होता है अपने पास रखना होता है। एक का नाम होता है सीआरआर, दूसरे का नाम होता है एसएलआर। सीआरआर का मीनिंग होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है, हर जो आपका बैंक है, कोई भी कमर्शियल बैंक है, उसका अपना जो टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट का 3% 4% जो भी आरबीआई डिसाइड करेगी, उतना परसेंट उसको आरबीआई की निगरानी में अपने पास रिजर्व करना होता है। देखो, ध्यान रखना इस चीज़ का, बैंक अपने पास ही रख रहा है वो पैसा, लेकिन उस पर पूरी नज़र किसकी रखेगी, आरबीआई की। कहीं बैंक इस पैसे को किसी कस्टमर को तो नहीं दे रहा, कहीं यूज़ तो नहीं कर रहा उस पैसे को, तो वो उसको अपने पास सेव रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। तो आप ये भी कह सकते हो, ये समझ सकते हो कि वो पैसा उसने 4% रिजर्व किसके पास रख दिया, आरबीआई के पास, ठीक है। अब आरबीआई पहले ऐसा करता क्यों है, आपने सुना होगा काफ़ी बैंक डूब जाते हैं, तो वो डूबे ना, अपने आप को डूबने से बचा लें, तो उस टाइम पे उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो तब उस टाइम पे उनके पास पैसा यहीं से आएगा जो टोटल डिपॉजिट का 4% है। आरबीआई कहता है इसे अपने पास संभाल के रखो, कभी तुम्हारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आई तो कम से कम तुम अपने आप को बचा तो लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो, हम लोग बात कर रहे हैं सीआरआर के बारे में। सीआरआर इज़ फिक्स्ड बाय आरबीआई। इट इज़ द टोटल डिपॉजिट ऑफ अ बैंक इन इंडिया विच इज़ केप्ट विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। दिस रेशियो इज़ बिटवीन 3 to 15%। कितने के बीच में होता है, 3% से 15% के बीच में। इन दिस डिपॉजिट आरबीआई विल नॉट गिव एनी इंटरेस्ट टू बैंक। ये डिपॉजिट बैंक की अपनी भलाई के लिए अपने पास है, लेकिन निगरानी किसकी, आरबीआई। तो आरबीआई इंटरेस्ट क्यों देगा, इसलिए आरबीआई इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता।
and also the banks cannot lend this amount to anyone to earn a profit or interest on CRR। बैंक इस पैसे को किसी को नहीं दे सकता जिसमें वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। CRR इज़ 3% ऑन 22 मई 2020। 22 मई 2020 के अकॉर्डिंग अभी CRR गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, बैंक ने सॉरी RBI ने कितना कर दिया, 3% कर दिया। तो आपको पता है कि सिचुएशन कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट में ऑलरेडी आपका जो इकोनॉमी है बिल्कुल डाउन चल रही है और आप बैंकों के पास पैसा कम है जो अपने कस्टमर को दे सकें, इसीलिए बैंक ने 4% से अब कितना कर दिया, 3%, ताकि मार्केट में आपकी इकोनॉमी में मनी फ्लो हो सके। इसलिए वहाँ 3% कर दिया कि आप मेरे पास सिर्फ अपना टोटल डिपॉजिट का 3% रखो और बाकी जो आपकी मनी है उसको फ्लो करवाओ मार्केट में, ठीक है। अब SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये तो आपने RBI ने अपने पास होल्ड करके रखवा रखा है कि इसमें से तुम बिल्कुल कहीं भी पैसा खर्च नहीं करोगे, लेकिन SLR जो बैंक होता है वो खुद के पास होता है उसका रिजर्व, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इट रेफर्स टू रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट कौन कौन सी, गोल्ड, कैश और अप्रूव्ड सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटी है वो सब ये अपने पास बैंक होल्ड करके रखता है विद अ कमर्शियल बैंक देमसेल्फ एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो भी आपका लिक्विड एसेट्स हैं वो जो होल्ड करके रख रहा है बैंक अपने साथ में, वो टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट होता है। तो कुछ परसेंट कितना चल रहा है अभी, 18.50% चल रहा है। बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन दीज सिक्योरिटीज़ बट इट्स वेरी लो। बैंक को इन सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत कम मिलता है। SLR इज़ बिटवीन 25% टू 40%। मैंने अभी आपको बताया था ना 3 to 15% तो CRR होता है और SLR कितना होता है 25 to 40%। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, SLR और CRR LRR के सब पार्ट्स हैं, तो इन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको आगे फर्दर समझा रही हूँ। देखो फर्स्टली आपका CRR हैव टू नो इंटरेस्ट वेयर एज SLR है। मैंने अभी आपको समझाया था कि CRR पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता जबकि SLR में थोड़ा बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है ना। CRR कैप्ट विद RBI वेज SLR विद बैंक इटसेल्फ। बैंक जो SLR है वो अपने साथ रखते हैं, मतलब अपना उसमें थोड़ा बहुत तो पैसा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन CRR को बिल्कुल टच नहीं कर सकते। इसमें RBI का रिस्ट्रिक्शन होता है, उसकी गाइडलाइन के बिना उस पैसे को बिल्कुल छू नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CRR एंड SLR बोथ आर मेंटेन्ड डेली एज परसेंट ऑफ NDTL ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। देखो जो CRR और SLR डिसाइड होते हैं ना, वो पिछले 2 हफ्तों का जो लास्ट फ्राइडे था उस दिन जो रेट रहा होगा, नेट डिमांड या डिपॉजिट जो भी रही होंगी बैंकों के पास, उसके हिसाब से वो परसेंट डिसाइड होता है। अब NDTL होता क्या है, NDTL बोले तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। सबसे पहले हम नेट डिमांड की अगर बात करें तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और डिमांड ड्राफ्ट जो आपका होता है, इन तीनों का जो टोटल होगा वो होगा आपका नेट डिमांड। और टाइम लायबिलिटी को बोलें FD, RD और गोल्ड डिपॉजिट। तो इन सब का टोटल होगा जो पिछले 2 हफ्तों का जो लास्ट फ्राइडे होगा, ये सब का टोटल कितना टोटल डिपॉजिट है आपके बैंक के पास, उसका 3% चला जाएगा CRR में और उसका जो आपका 18.50% है वो चला जाएगा SLR में। तो इस तरीके से डिसाइड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन थोड़ा हट के है, इसमें सेल एंड परचेज होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे अब देखो, सेंट्रल बैंक हैज़ अ राइट टू सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम मार्केट टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। देखो मार्केट में जो आपका सेल और परचेज़ करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, इसका मेन मोटो यही होता है कि मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना या फिर रिड्यूस करना। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स रिड्यूस करना है, क्रेडिट को कम कर देना। दिस पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन और इसी पॉलिसी को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। सेंट्रल बैंक परचेज ट्रेजरी
security from commercial bank to increase the supply of money and sells them to reduce the supply of money। देखो, सेंट्रल बैंक और आपका कमर्शियल बैंक, इन दोनों का अपने आपस में डील होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अब जब गवर्नमेंट, आपका जो सेंट्रल बैंक है, उसको लगता है कि मार्केट में या कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम पे वो वो कमर्शियल बैंक के सिक्योरिटीज़ को, ट्रेजरी को परचेज़ करेगा। अब वो ट्रेजरी क्या होती है, देखो, Treasury securities are government debt instrument issued by the US Department of the Treasury to finance government spending as an alternative to taxation। आप एक टाइप का इसे अप्रूव्ड सिक्योरिटी कह सकते हो कि एक अप्रूव्ड सिक्योरिटी है, जिसको आप खरीदो या बेचो तो इसको आपको एक अच्छी कीमत मिल सकती है, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट जो आपका सब कमर्शियल सेंट्रल बैंक है, वो जब उसे लगेगा बैंक के पास इकोनॉमी में पैसा नहीं है, उस टाइम पे वो कमर्शियल बैंक से खरीदेगा उनकी सिक्योरिटी। और जब उसे लगेगा मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे वो बेचेगा अपनी उन ट्रेजरी या सिक्योरिटीज़ को या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। सो इससे ये सिचुएशन जो आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आपका क्वालिटेटिव मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमने अभी क्रेडिट कंट्रोल की बात की थी आरबीआई इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन आया है तो हर चीज़ को कर दो इंक्रीज़, और मार्केट में अगर डिफ्लेशन आया है तो हर चीज़ को कर दो डिक्रीज़, ठीक है। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गए होंगे ये टॉपिक्स। इफ़ अगर आपको कोई क्वेरी होती है तब भी, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।